वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने हिस्ट्री की पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे और जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस जो है उनके जो है लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कॉमनवेल्थ जो पत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक से, एनी बेसेंट से, गोपाल कृष्ण गोखले से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनी बेसेंट से। जो कॉमनवेल्थ पत्र है वो एनी बेसेंट से जुड़ा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। तो भारतीय जागृति का इन्हें जनक कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारत का पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर राम मोहन राय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, राम मोहन राय। ये भारत के जो पुनर्जागरण आंदोलन था उनके अग्रणी दूत थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? गांधी जी को, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म समाज, आत्म सभा, ब्रह्म सभा, या तत्वबोधिनी सभा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम जो संस्था थी वो थी आत्मीय सभा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन भी हो जाता है, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या फिर राजा राम मोहन राय। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक अगर आपसे पूछे जाए तो केशव चंद्र सेन हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है? नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, या फिर बहुदेववाद पर। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नास्तिकता पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। बाल विवाह का, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, या फिर मूर्ति पूजा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का जो है विरोध नहीं किया था। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, कब भाग लिया था उन्होंने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, 1893 में इन्होंने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों के संसद से किसका नाम जुड़ा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का, या फिर राजा राम मोहन राय का। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो उन्होंने कब भाग लिया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, इन्होंने 1893 में जो है भाग लिया। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? किसने लिखी है ये पुस्तकें?
स्वामी विवेकानंद ने, रनाडे ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने तीनों जो है पुस्तकें लिखी है, ज्ञान योग, कर्मयोग और स्वामी और राजयोग। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। अब आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्य समाज जो है इन्होंने स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है? आर्य समाज की स्थापना कब होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1875 में आर्य समाज की जो है स्थापना होती है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण परमहंस को, रामानुज को, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का जो है श्रेय जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जो प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना की गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? किसने किया शुद्धि आंदोलन का समर्थन? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन का जो है समर्थन किया था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? आरजी भंडारकर, एमजी रनाडे, पंडित रमाबाई या फिर गोपाल गणेश आगरकर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज था इसका मुख्य संचालक एमजी रनाडे थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज के संस्थापक की बात की तो शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाता है देव समाज के संस्थापक। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक जो समाज था उसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन था? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। ज्योतिबा फुले ने क्या लिखी थी? गुलामगिरी लिखी थी, इसके लेखक हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। सत्यशोधक जो आंदोलन था वो चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया? तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद विश्वास या फिर हेमचंद्र डे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, राधाकांत देव यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के अगर हम संस्थापक की बात करें तो शिवदयाल साहब हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रनाडे को, ज्योतिबा फुले को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो आपको ये पता ही होगा, वैसे कॉमन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देखिए अब आप सोच रहे हो कि बाल गंगाधर तिलक नहीं, गोपाल हरि देशमुख जो है इनको लोकवादी हित के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का जो नेतृत्व था वो किसने किया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु परशुराम पंडित ने जो है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। पश्चिमी भारत के
डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी के कर्वे के नाम की अगर बात होती है तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाता है स्त्री शिक्षा। ठीक है, इसी के संदर्भ में इनका नाम आता है डी के कर्वे, क्योंकि इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है बहुत संघर्ष किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 1843 के एक्ट कौन सा है? 5वां एक्ट है, ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्होंने गुलामी को जो है गैर कानूनी बना दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं केशव चंद्र सेन का नाम आ जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की कम से कम जो उम्र थी, न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, वो कितनी थी? तो यहाँ पे 14 वर्ष आ जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। मतलब 1853 में क्या हुआ, जन्म होता है और ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। पूछा है कौन? ठीक है, ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक भी थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में संघर्ष करते थे। तो पूछा है कि ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये किसके विषय में है, कौन है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी.एम. मालाबारी, इनके संदर्भ में यह सब कहा गया है, क्योंकि पश्चिम भारत के पारसी थे, 1893 में जन्म होता है। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे और समाज सुधारक भी थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में संघर्ष करता भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शारदा जो अधिनियम है 1929 के अंदर लड़कियों और लड़कों के विवाह की कम से कम जो आयु थी क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लड़कियों की जो आयु थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और जो लड़के थे उनकी विवाह की आयु यहाँ पे 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के तहत। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी सफलता जो मुख्यतः थी किस लिए थी? तो यहाँ पे बात करते हैं एनी बेसेंट के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एनी बेसेंट के कारण जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मिली थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज बिल्कुल सही है। ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण मिशन यह भी सही है। लेकिन महादेव गोविंद रनाडे की थियोसॉफिकल सोसाइटी यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी रचना है ही नहीं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ थियोसॉफिकल सोसाइटी किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल गलत और यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे आपको दे रखा है ये प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। सूची 2 में दे रखा है आपको सबके नाम की बताना है आपको किसने कौन सा जो है प्रार्थना समाज और किसने ब्रह्म समाज जो स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस का हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करते हैं राजा राम मोहन का हो जाता है। आर्य समाज की बात करते हैं तो रनाडे का हो जाता है और रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो विवेकानंद का हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी किसकी है, और आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, ये एनी बेसेंट की है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस की है, क्या ये सही है? ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के बिल्कुल सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती की ये भी सही है। अब आपको मुझे कमेंट में पता है क्या बताना है कि रामकृष्ण मिशन जो है किसकी है। तो अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं कोलकाता की हो जाती है। मानव धर्म सभा की बात करते हैं तो ये हो जाती है सूरत की। अगर हम बात करते हैं आर्य समाज की तो बम्बई की हो जाती है और नदवा उर्मा लखनऊ की हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इस बार पूछा है कौन एक सही सुमेलित है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारतीय
ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की, तो गलत है। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन की है, ये भी गलत है बिल्कुल। अगर हम देखते हैं सत्य शोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले की, ये बिल्कुल सही है और आंसर आपका यही सही हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? ठीक है, तो अभी देखा हमने गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन क्या है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे बहुजन समाज का संस्थापक था वो मुकुंद राव पाटिल था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आगे के PYQ लेके आऊंगी। मैं आपको एक जानकारी देती हूँ, अगर आपको PCS, RO, BEO, LTGATE, UPSI की सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट आप प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड कोर्स को ज्वाइन कर लिया और स्ट्रिक्टली अपने एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, आप कट ऑफ आराम से पास कर सकते हो। और मैं भी आपकी जानकारी के बता दूं, जो ज्ञान सर है उन्होंने जो एक मेंटरशिप जो है बैच लॉन्च किया, इसमें आपको जो है गाइड किया जाएगा। कितना अच्छा हो अगर आप PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, आपको पता चल जाए आपको डे वाइज कितना लर्न करना है। ठीक है, आपको टारगेट दिए जाए डे के, तो इसलिए जो ज्ञान सर ने जो है मेंटरशिप बैच लॉन्च किया है, तो जल्दी से जाइए आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र आपको 499 में ज्वाइन करना है मेंटरशिप बैच। तो आपको क्या करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। अब हमारे क्या है, हमारे 2 ऐप है। ठीक है, एक तो हो जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो आपको पता ही होगा, एक हमारा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, वो आप डाउनलोड करें और उसमें आप जाके कोई भी बैच परचेज कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर भी यहाँ देखिए नंबर दिख रहे हैं, आप यहाँ पे भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के